बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ट्रोल किया जा रहा है। वजह तो यह है कि वे हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए चेन्नई गए थे। ये क्या वजह हुई? जन्मदिन पर शामिल होना कौन सी बुरी बात है? इसे कैसे ट्रोल किया जा सकता है? जिस प्रकार भाजपा द्वारा एक फेक वीडियो और अखबार में छपी एक गलत समाचार को आधार बनाकर सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद किया गया, एक गलत संदेश देश के सामने देने का काम किया गया, उसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूं और मैं यह मांग करता हूं कि भाजपा सार्वजनिक रूप से अपने इस कुकृत्य के लिए माफ़ी मांगे। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा ऐसा रहा है, जब उसे मालूम हुआ कि कल चेन्नई में वहां के तमिलनाडु के आदरणीय मुख्यमंत्री स्टालिन का जन्मदिन था और उस अवसर पर बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी वहाँ गए और गैर भाजपा दल के कई शीर्ष नेता वहाँ उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सभा में भाग लिए, उसको प्रभावित करने के लिए और कहीं ना कहीं उस पर घटिया राजनीति करने के लिए भाजपा द्वारा यह कुछ चाल चला गया है और यह भाजपा की साजिश रही है। और जो चेन्नई में गैर भाजपा दल के नेताओं का जो जुटाव हुआ और 2024 के लिए एक चुनौती बनने का जो प्रयास हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के कलेजे पर सांप लौट रहा है और इसीलिए एक फेक न्यूज को आधार बनाकर भाजपा जो है सो राजनीति कर रही है। यह घोर शर्मनाक और निंदनीय है। भाजपा को इसलिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल बात यह है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को क्षेत्रीयता के आधार पर निशाना बनाकर मारा जा रहा है। ऐसे में लोगों का तेजस्वी को ट्रोल करना स्वाभाविक ही था, लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि बिहार के मजदूरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आखिर क्यों उन्हें वापस भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है? सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु और बिहार के मजदूरों के बीच एक बैठक हुई थी। इस बैठक में मजदूरी को बढ़ाने संबंधी मुद्दे पर विचार विमर्श चल रहा था। तमिल मजदूरों का कहना था कि अब मजदूरी 1000 रुपए से 1200 रुपए के बीच लेनी है, जबकि बिहारी मजदूरों का कहना है कि उनका अपनी कंपनी के प्रति विश्वास है और वे 800 रुपए की ही मजदूरी पर काम करेंगे। इस बात को लेकर उनके बीच बहस हो गई। इसके बाद से तमिलनाडु में हिंसा का माहौल बना हुआ है। स्थानीय तमिल हिंदी भाषी बिहारी मजदूरों को नारियल काटने वाले धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दे रहे हैं। इधर पूरे मामले पर तमिलनाडु पुलिस ने इसे अफवाह बताते हुए एक वीडियो जारी किया है। I am Sailendra Babu, Director General of Police and Head of the Police Force, Tamil Nadu Police speaking. Somebody in Bihar has posted a false and mischievous video saying that the migrant workers of Bihar are attacked in Tamil Nadu. Two videos are posted in that and both are false videos. कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि वे उन्हें तमिलनाडु छोड़कर जाने भी नहीं दे रहे हैं। जो मजदूर तमिलनाडु छोड़ने के लिए ट्रेन पकड़ने जा भी रहे हैं, उन्हें स्टेशन से पकड़कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस हिंसा से संबंधित सिवकट और त्रिपुरा इलाके में वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वसुधैव कुटुंबकम की मर्यादा रखने वाले भारत में क्षेत्रीयता के नाम पर हिंसा क्यों? भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ कई धर्म, जाति, संस्कृति वाले लोग रहते हैं। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात के अरुणाचल प्रदेश तक भारत बोली, भाषा, रहन सहन, वेशभूषा और खान पान के अलग अलग रंगों से रंगा हुआ है। व्यक्ति जिस जगह जन्म लेता है, उस जगह और वहां की संस्कृति के प्रति उसका अधिक लगाव होना स्वाभाविक है। लेकिन जब वो उस संस्कृति विशेष अथवा भाषा विशेष को अलग अस्तित्व के रूप में देखना शुरू कर देता है, तो क्षेत्रवाद का उदय होता है। क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र विशेष के प्रति राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या भाषाई कारणों से लगाव और उसके अस्तित्व की संकल्पना का संकीर्ण रूप है। भारत में ये क्षेत्रवाद कोई नई बात नहीं है। इसके कई कारण हैं, जिसमें भाषा, धर्म, आर्थिक असंतुलन, गंदी राजनीति, क्षेत्रीय संस्कृति और रेशियल पहचान आदि शामिल है। इसकी वजह से क्षेत्र की एकरूपता एवं अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता आती है, देश में अलगाववाद की भावना बढ़ती है और समय समय पर हमें इसके कुछ उदाहरण भी देखने को मिले हैं, जैसे असम में अल्फा गुट का गठन, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की गतिविधियां। ये सब क्षेत्रवाद और अलगाववाद की भावना से ही प्रेरित है। तमिलनाडु में हाल ही में ये घटना मानवता और राष्ट्रीयता को शर्मसार करती है। सवाल उठता है कि इससे निपटने के उपाय क्या हैं? तो इसका सबसे पहला जवाब है शिक्षा, जिसके जरिए एक राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण विकसित करके लोगों को क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जा सकता है। राज्य सरकारों को आपस में बात करनी चाहिए। अनुच्छेद 263 में वर्णित अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा बेहतर उपाय सुझाए जाने चाहिए।
सभी क्षेत्रों का समान विकास किया जाना चाहिए ताकि कोई भी राज्य खुद को विकास प्रक्रिया में अलग थलग महसूस न करे। क्षेत्रवाद की समस्या से निपटने के लिए आपके नज़र में बेहतर उपाय क्या हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।